अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ का जो पोर्शन है वो हम कवर कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने ग्रेड 9 की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक जो है वो हमने स्टार्ट की हुई हैं। आज के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 8 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यूट्रिशन, जिसमें से हमने वाइटामिन तक कंप्लीट कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने मेन टॉपिक से, एंड दैट इज़ मिनरल्स। सो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। मिनरल्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मिनरल्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं। दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी। इनऑर्गेनिक की डिफिनीशन अगर हम कुछ यूँ करें कि इनऑर्गेनिक वो सारे के सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम नॉन लिविंग, जिनका सोर्स नॉन लिविंग होता है, जो कि हम नॉन लिविंग सब्सटेंस से लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी ओरिजिनेशन जो होती हैं वो नॉन लिविंग सब्सटेंस होती हैं, जैसे कि अर्थ है या रॉक्स है, उससे हम उसको ओरिजिनेट करते हैं। सो दैट थिंग विल बी कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक। और जो कि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी ओरिजिनेशन होती हैं फ्रॉम द लिविंग थिंग्स जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, and cannot be made in the body. They play important role in various body functions. Most of the minerals in human diet come directly from plants. बहुत ऐसे मिनरल्स होते हैं ह्यूमन के डाइट में कि उसको हम लेते हैं प्लांट से, एनिमल से और वाटर से। सो द मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ऑफ 100 mg मिलीग्राम और मोर पर डे आर कॉल्ड मेजर मिनरल्स। सो वो मिनरल्स जिसको हम यूज़ करते हैं 100 मिलीग्राम के क्वांटिटी में, सो उसको हम कंसीडर करते हैं मेजर एलिमेंट्स, मेजर मिनरल्स। और मेजर मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स इंक्लूडेड हैं? सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है एंड सल्फर। द मिनरल्स रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे आर कॉल्ड ट्रेस मिनरल्स। और वो मिनरल्स जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं 100 मिलीग्राम से कम अमाउंट में, सो उसको हम ट्रेस मिनरल्स या रेयर मिनरल्स कहते हैं, जिसमें से आयरन है, जिंक है, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड, आयोडीन, सिलीनियम, मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम। सो ये एलिमेंट्स जो हैं ये ट्रेस मिनरल्स हैं। और जो कि अबव ये जो सोडियम पोटाशियम जो कोई कॉमन मिनरल्स है, दीज आर मेजर मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी को 100 मिलीग्राम से ज़्यादा उसकी अमाउंट रिक्वायर्ड है। देन वी हैव रोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का क्या रोल है? कैल्शियम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स हैं ह्यूमन बॉडी में। कैल्शियम का टर्म जो है हम जब भी यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्टली बोन्स आ जाते हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बोन्स की डेवलपमेंट में, बोन्स की मेंटेनेंस में और बोन्स की डिपोजिशन में। सो इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स। कैल्शियम इज ऑल्सो नीडेड फॉर टूथ फॉर्मेशन, यानी हमारी टीथ्स के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्ले इंपॉर्टेंट और ब्लड क्लॉटिंग में ये रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में, जब उसमें आयंस की एक्सचेंज होती हैं, सो वहाँ पर भी कैल्शियम जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। मसल्स की एक्सट्रैक्शन में हेल्प करते हैं एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी ये रोल प्ले करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है उसको कैल्शियम की ज़रूरत है, सो आप उसके लिए आप कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करोगे? एग्स यूज़ करोगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से में कैल्शियम्स हैं, ब्रोकोली, लेग्यूम्स, नट्स में, होल ग्रेन्स में, दीज ऑल प्रोवाइड कैल्शियम बट इन स्मॉलर अमाउंट देन डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है और इस सोर्सेज में स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है। About 99% of the body calcium is stored in bone tissue, यानी मैक्सिमम जो टिश्यू स्टोर हुआ होता है हमारी बॉडी में, सो दैट इज स्टोर्ड इन द बोन टिश्यू। द रिमेनिंग 1% ऑफ द बॉडी कैल्शियम जो होता है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है, और जो कि दूसरे फंक्शंस हैं जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है या नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ जो परसेंटेज कैल्शियम की रिक्वायर्ड है वो 1% है। एंड 99% ऑफ कैल्शियम जो है वो हमारे बोन टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। इसके अलावा ब्रिटल नीज, ड्राई स्किन, कंसिस्टेंट मसल्स क्रैम्पिंग आर द बिग साइन ऑफ द कैल्शियम डिफिशिएंसी इन डाइट। अगर आपको ये नहीं पता कि अब आपकी बॉडी जो है उसमें कैल्शियम की इफिशिएंसी है या डिफिशिएंसी है, तो अगर आपकी नेज ब्रिटल हो या आपकी स्किन ड्राई हो या आपकी मसल्स क्रैम्पिंग मुसलसल हो रही हो, तो इट मीन्स दैट दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डिफिशिएंसी। इफ़ देयर इज़ अ कैल्शियम डिफिशिएंसी देयर इज़ अ मोर रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स। आपके पास जो ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन्स की डिजीज़ है या रिकेट्स है, तो अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कैल्शियम डिफिशिएंसी फेस कर रही है तो फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी हो सकता है और रिकेट्स की जैसे डिजीज़ जो हैं वो भी आपकी बॉडी में हो सकते हैं। सो दीज टू डिजीज़ आर बिकॉज ऑफ द कैल्शियम डिफिशिएंसी।
देन नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ आयरन। सो आयरन जो है ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विच हेल्प द रेड ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। आयरन जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है और ये हीमोग्लोबिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। हीमोग्लोबिन के सेंटर में हमारे पास आयरन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है और ये क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स की बाइंडिंग में हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। आयरन ऑल्सो हेल्प द इम्यून एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप आयरन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है उसकी मेंटेनेंस के लिए और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS की मेंटेनेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द मेन सोर्स ऑफ आयरन जो है वो है रेड मीट। आप रेड मीट से आपको आयरन मिल सकता है, फिश से, बीन्स में, ड्राइड फ्रूट्स में या ग्रीन वेजिटेबल्स में और एप्पल्स में। सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन गेट आयरन मिनरल। लो आयरन लेवल जो है वो कैन काज पीपल टू डेवलप एनीमिया। अगर आपकी बॉडी में आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो आपको एनीमिया जैसी डिजीज़ हो सकती हैं। एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें से आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। In such condition, the blood ability to carry oxygen is lowered and the patient feel weakness and tiredness. अगर आपकी बॉडी में RBCs का लेवल कम हो जाए या हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो कम हो जाए तो RBCs का तो कम होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन अगर आपकी बॉडी में RBCs ही की अमाउंट कम है सो वो ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट करेगी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड पेशेंट जो होते हैं वो आपकी बॉडी जो होती हैं वो फिर वीक हो जाती हैं और वो टायर्ड हुई होती हैं। वो अपने फंक्शंस जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सो वो नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से उन बॉडी में वीकनेस आ जाती हैं। देन फोर्थ नंबर है डाइटरी फाइबर्स। द डाइटरी फाइबर्स इज ऑल्सो नोन एज रफेज और बल्क। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल। डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिसको हम रफेज या बल्क फॉर्म भी कह सकते हैं। ये ह्यूमन फूड का वो कंपोनेंट है, वो न्यूट्रिएंट्स है, वो पार्ट्स हैं जो कि इनडाइजेस्टेबल है। अगर इनडाइजेस्टेबल है तो फिर हम इसको लेते क्यों हैं? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। इसमें सेलुलोज हैं जो कि हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। सेलुलोज के लिए एंजाइम चाहिए होता है सेलुलेज एंड इन आवर बॉडी वी हैवंट सेलुलेज एंड इज़ फाउंड इन द वेजिटेबल्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, सीरियल्स में होते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलुलोज जो है दिस इज़ आवर बॉडी इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज की डाइजेशन करता है। सो सेलुलोज जो होते हैं वो तो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके प्लांट्स के सेल वॉल में एंड हम जब वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्रूट्स लेते हैं या सीरियल्स लेते हैं सो ये सेलुलोज उसमें प्रेजेंट होता है। सो फिर जब इसकी डाइजेशन नहीं होती तो ये कैसे पास होता है और इसके साथ क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स मूव्स अनअल्टर्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइटरी फाइबर्स हैं सो ये अनअल्टर्ड मीन्स ये चेंज नहीं होते, इसमें कोई चेंज नहीं आता थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। दो टाइप्स के डाइटरी फाइबर्स हैं, एक है इनसॉल्युबल और दूसरा है सॉल्युबल। सो इनसॉल्युबल फाइबर जो होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते वाटर में क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं एंड ट्रेवल थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन क्विकली और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पास हो जाते हैं। व्हीट, ब्रेन, होल ग्रेन्स, ब्रेड्स, सीरियल्स एज वेल एज द स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन इनसॉल्युबल फाइबर्स। इन सब सोर्सेज में इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जिसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ही पास हो जाते हैं। जबकि सॉल्युबल फाइबर जो होते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती हैं जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पास होते हैं और वो एक जेली लाइक सोल्यूशन बना लेते हैं। देयर ट्रैप्स हेल्प हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस की ट्रैपिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रोल हैं, ओट्स हैं, बीन्स हैं, बार्ले हैं एंड मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें सॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट हैं जो कि जेल लाइक सोल्यूशन जो है वो बनाते हैं और जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को ट्रैप करते हैं। डाइटरी फाइबर्स स्पीड अप द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द गट। तो इसकी डाइजेशन नहीं होती बट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल जो है वो ये है कि डाइटरी फाइबर जो है वो आपके फूड की पैसेज को, फूड की ट्रांसपोर्ट को स्पीड अप करता है थ्रू आउट द गट। सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड कॉलोन कैंसर। तो जब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो या कॉलोन कैंसर का प्रॉब्लम हो सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ डाइटरी फाइबर्स। ये फाइबर्स होते हैं बिल्कुल फाइबर्स जो होते हैं वो फूड की पैसेज को की ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करते हैं, उसको आसानी से उस पैसेज में पास करते हैं। तो इसी वजह से हम
कॉन्स्टिपेशन का रिस्क जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं और कोलोन कैंसर जो है वो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। इट आल्सो एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल एंड सो कंट्रोल द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी एब्जॉर्ब करते हैं, सो ब्लड की कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 7 नंबर है वाटर। सो वाटर मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी में। हमारी बॉडी में 70% वाटर है। वाटर परफॉर्म मैनी फंक्शन। फर्स्ट नंबर जो फंक्शन है इन आवर बॉडीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं कैन ओनली अकर व्हेन द रिएक्टेंट्स आर डिसॉल्व्ड। अगर पानी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो तो रिएक्टेंट सबसे पहले उसमें डिसॉल्व होंगे, तब ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर रिएक्टेंट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। फिर मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्टेंट्स होते हैं तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एक सॉल्वेंट चाहिए होता है उस रिएक्टेंट्स की रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो द सॉल्वेंट वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट विच कैन प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द रिएक्टेंट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में है कि एन एवरेज एडल्ट रिक्वायर अबाउट 2 लीटर्स वाटर पर डे, यानी एक दिन में 2 लीटर वाटर जो है उनको एक एवरेज एडल्ट को 2 लीटर्स पानी जो है उसकी नीड होती हैं पर डे में। यूजुअली द वाटर लॉस थ्रू द स्किन, क्योंकि वाटर की इवेपोरेशन यानी उसकी लॉस जो होती हैं वो कंटिन्यूसली होती हैं स्किन से, लंग्स से, किडनी के थ्रू, इज ईजिली रिप्लेस्ड बाय द ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग मॉइस्ट फूड। If excess water is lost and not replenished, the condition is called dehydration। अगर आपके बॉडी से वाटर की लॉस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो रही हो और उसकी आप पानी नहीं पी रहे लेकिन आपकी बॉडी से वाटर की लॉस बहुत ज़्यादा हो रही हो, सो दैट कंडीशन इज डिहाइड्रेशन। इन दिस कंडीशन वाटर मूव्स फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस टू द ब्लड। वाटर इन cells moves to the extracellular spaces and the cytoplasm becomes more concentrated. In severe dehydration, cells cannot function। तो अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही हो, आपकी बॉडी से वाटर की लॉस ज़्यादा हो रही हो लेकिन आप पानी नहीं पी रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पानी जो होता है ब्लड के को तो पानी चाहिए होता है, सो पानी जो है वो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाता है और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से ब्लड में जाता है। तो इस जिसकी वजह से, क्योंकि ब्लड में तो हमने क्वांटिटी को मेंटेन रखना होता है, सो फिर हम साइटोप्लाज्म से सारे के सारे पानी ले लेते हैं और ब्लड में उस क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए। सो फिर साइटोप्लाज्म जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करती हैं और साइटोप्लाज्म का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और गैनरीज जो हैं उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करते। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशंस और गैनरीज को मिलेंगे तो वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे, तो सेल्स जो होते हैं वो अपना फंक्शन जो है वो नहीं परफॉर्म करते और इस तरह बॉडी जो होती हैं वो सारे के फंक्शन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। पानी ना पीने की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट रोल है वाटर का। द वाटर प्रेजेंट इन द ब्लड डिजॉल्व्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। वाटर क्या करते हैं कि अगर जो ब्लड में जो पानी होता है सो वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं फ्रॉम द लंग्स। जब आप ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करते हैं सो दैट ऑक्सीजन विल मूव्स टू द लंग्स और फिर लंग्स में जो है उसकी एक्सचेंज हो जाती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होता है और उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट के बाद वो सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। सो द वाटर कैन हेल्प इन द डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इन दिस वे ऑक्सीजन जो होते हैं वो हम ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल्स टू लंग्स। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स में प्रेजेंट होता है तो वो लंग्स में शिफ्ट हो जाता है। इन द सेम वे सिमिलरली वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा वाटर का ये रोल है कि वो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को लेके सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंस है कि ऑलमोस्ट एवरी सेल्स इन द बॉडी इज बाथ इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली वाटर। हर एक सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, हर एक सेल्स की जो बाथिंग होती हैं वो होती हैं उससे जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ये फ्लूइड जो होता है इसमें मोस्टली वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। डी नंबर इंपॉर्टेंस है कि वाटर एक्ट एज अ रिएक्टेंट इन मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। वाटर जो है एज अ रिएक्टेंट, एज अ मीडियम जो है ये रोल प्ले करता है, एज अ रिएक्टेंट होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। जैसे कि अगर हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस लेते हैं तो अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की या ग्लूकोज या ऐसे कोई भी कंपोनेंट हो उसके हम हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं, सो वाटर जो है उसके साथ एज अ रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है और रिएक्टेंट के तौर पर वहीं पर उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और उसकी वजह से हाइड्रोलिसिस हो जाती हैं।
ए नंबर इंपॉर्टेंस है, वाटर इज़ अ ग्रेट स्टेबलाइजर ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वाटर जो होता है वो स्टेबलाइजर है, वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इन एंड रिलीज हीट वेरी स्लोली, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये इसकी इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये हीट के एब्जॉर्बशन, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज़ करता है विद लिटल राइज इन टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर में इतना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। सो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी वाटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। F नंबर इंपॉर्टेंस है, वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट मीडियम, लुब्रिकेटिंग मीडियम। ये एक लुब्रिकेटिंग मीडियम है जो कि एज अ लुब्रिकेशन काम करता है। इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ म्यूकस एंड अदर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स। ये मेजर पार्ट है म्यूकस का और दूसरे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स का। लास्ट है कि वाटर इज़ अ फ्लशिंग मीडियम फॉर द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल। अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स हैं तो उसके लिए एज अ फ्लशिंग मीडियम काम करता है। यूरिया थ्रू किडनी, अगर हमारी बॉडी में किडनीज़ हैं जिसके थ्रू ब्लड से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेस्ट मटीरियल जो है वो एलिमिनेट करता है, तो उसमें वेस्ट मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है। यूरिया वाटर में डिज़ोल्व होकर यूरिन बनाता है, जिसकी वजह से वेस्ट मटीरियल जो है हमारी बॉडी से, टॉक्सिक केमिकल जो है हमारी बॉडी से आसानी से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। सो अवर डाइट इज़ क्वाइट सिंपल, व्हाट वी ईट। So a balanced diet contain carbohydrate, protein, feeds, vitamins, minerals and fibers in the correct proportion. बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फीड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, दीज ऑल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, अगर ये सारे के सारे हम अपने डाइट में एक बैलेंस अमाउंट में यानी करेक्ट प्रोपोर्शन में हम इसको इसकी इंटेक करें, सो दैट इज़ नॉन एज बैलेंस डाइट। We must have carbohydrate, proteins, feeds, vitamins, minerals and fibers in the correct proportions. If there is not enough protein, we will not be able to grow properly and to repair ourselves. हमें हमेशा चाहिए कि हम ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे डाइट जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको एक करेक्ट प्रोपोर्शन में ले, एक करेक्ट रेशो में, करेक्ट अमाउंट में हमारी बॉडी इसकी इंटेक करे, सो दैट विल बी गुड। अब अगर प्रोटीन को हम बहुत ज़्यादा, प्रोटीन की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो जाए तो फिर हमारी बॉडी जो होती है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, वो उसकी रिपेयरिंग नहीं होती बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। wounds will not heal properly. If we do not have enough energy containing foods, we will feel tired. If we have too much energy containing food, we will become overweight. So अगर हमारे पास, हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हम टायर्डनेस फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं। लेकिन अगर यही एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम ले, बहुत ज़्यादा फूड की इनटेक हम करें तो हमें ओवरवेट हो जाते हैं। Similarly, our diet should also provide a regular supply of vitamins and minerals for optimum health. ऑप्टिमम हेल्थ के लिए हमें वाइटामिन और मिनरल्स को भी एक रेगुलर और प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, अपनी डाइट में इसको प्रॉपर अमाउंट में इंक्लूड करना चाहिए। सो फूड में आपने हर एक फूड लेने से पहले उसमें कार्बोहाइड्रेट, फीड्स, प्रोटीन्स जो कंपोनेंट्स में प्रेजेंट हैं उसका रेशो देखना है, उसकी परसेंटेजेस देखनी है कि इन सारे कंपोनेंट्स में कितने कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और हमारी बॉडी को कितना परसेंटेज अभी चाहिए। ना एक्सेस आप इनटेक करो या ना उसकी कम अमाउंट में लो कि आपकी बॉडी जो है उसमें उससे एनर्जी लेने की बजाय आपकी बॉडी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करें। सो ब्रेड जो रोटी होती हैं उसमें 52% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 52% फैट्स एंड 9% प्रोटीन्स। सो आपने फिर रोटी जो है, ब्रेड जो है वो आपने एक लिमिटेड अमाउंट में लेनी है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर फैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स कम होते हैं। तो फिर प्रोटीन्स कम होते हैं, इसके साथ फिर आपने एक ऐसी चीज़ लेनी है, एक ऐसी फूड खाना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में हो। और फिर आपने अपनी बॉडी को भी देखना है कि क्या आपकी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए या फैट्स चाहिए या कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जिसकी क्वान्टिटी कम हो आपकी बॉडी में, सो उसी के अकॉर्डिंग आपने ये सारे फूड जो हैं वो यूज़ करने हैं। इसके अलावा राइस जो हैं, कुक्ड राइस जो होते हैं उसमें से 23 कार्बोहाइड्रेट, 0.1 फीड्स होते हैं और 2.2 प्रोटीन्स, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं राइस में भी और ब्रेड्स में भी। बनाना जो है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, फीड्स कम होते हैं और प्रोटीन्स भी कम होते हैं। पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन और फीड्स कम होते हैं। पीस जो फलियाँ होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और फीड्स एंड प्रोटीन जो होते हैं ये कम होते हैं। प्रोटीन ज़्यादा होते हैं 5%। एप्पल्स जो होते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, प्रोटीन और फैट्स कम होते हैं। कैबेज में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, फैट्स और प्रोटीन कम होते हैं। इसके अलावा स्पाइनच जो है, पालक साग,
उसमें कार्बोहाइड्रेट 3%, प्रोटीन 1.6 एंड फीड्स 0.3। एग्स जो होते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फीड्स होते हैं, क्योंकि उसका इंटरनल जो योक है, योक में फीड्स मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं, और जो एल्बुमिन है वो सारे का सारा प्रोटीनीशियस होता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो सारे का सारा उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। येलो जो होता है वो फीड्स होते हैं, जो वाइट होता है वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर आपको प्रोटीन्स या फीड्स चाहिए तो आप फिर एग लो, और अगर आपको सिर्फ प्रोटीन्स चाहिए तो फिर आप जस्ट वाइट यूज़ करो, उसका एल्बुमिन पार्ट, और अगर आपको फीड्स चाहिए तो आप जस्ट यॉक यूज़ करो। मिल्क जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट 4 है, फीड्स 4% एंड प्रोटीन 3%। बटर जो है 0.4 जो है कार्बोहाइड्रेट है, 81% फीड्स हैं एंड 0.6% प्रोटीन। फीड्स मैक्सिमम है बटर में। चीज़ में 2% जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, 32% फीड्स हैं और 25% प्रोटीन्स। मीट जो है उसमें 0 कार्बोहाइड्रेट। चिकन में भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, फ़िश में भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। फीड्स 30% होते हैं मीट्स में, चिकन में 11% और 0.4% जो होते हैं फ़िश में। फ़िश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन्स चाहिए, अगर आपको हेयर्स की ग्रोथ, आपकी अपनी ग्रोथ, आपके नेल्स अच्छे हों, तो वो उसके लिए आपने फ़िश यूज़ करना है, जिसमें 17% प्रोटीन्स प्रेजेंट है। चिकन में 20% प्रोटीन है, इसके अलावा मीट में 22% प्रोटीन एंड 30% फीड्स। सो मीट, चिकन, फ़िश, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसमें फीड्स और प्रोटीन जो हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। सो इसी के सोर्सेज के अकॉर्डिंग आपने उस हर एक चीज़ पर के ऊपर कार्बोहाइड्रेट, फीड्स और प्रोटीन के परसेंटेजेस मेंशन होती हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने वही फूड जो है यूज़ करना है कि आपकी बॉडी को फीड्स की ज़रूरत है या प्रोटीन्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की। The amount of each component of balanced diet is determined according to the energy requirement. The energy requirement are not same for all. Diet and energy requirement are always related to age, gender and activity of individual. अगर बैलेंस डाइट में भी आप जिस क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हो, जिस कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो, तो उसका अमाउंट जो होता है वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग वो कंपोनेंट की अमाउंट को यूज़ करना है। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे जनरेशन के लिए सेम नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं आपकी एज पर, आपके जेंडर पर और आपकी एक्टिविटीज़ पर। अगर आपकी एज ज़्यादा है या कम है, स्टार्टिंग के जो एज होते हैं जो कि ग्रोथ स्टेजेस होते हैं, तो उसमें से एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। इसके अलावा जेंडर पर भी अफेक्ट करता है, मेल और फीमेल के जेंडर पर अफेक्ट करता है। मेल क्वांटिटी और अमाउंट जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं टू द मेल एंड फीमेल। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी पर भी अफेक्ट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, आप मेंटली या फिज़िकली जो है आपका कोई काम कर रहे हों, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सो उस पर ये 3 मेन फैक्टर्स हैं और इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं आपके डाइट और आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट। फर्स्ट नंबर है रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट विद एज। एज के साथ क्या रिलेशनशिप है? सो ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, जब आपकी ग्रोथ पीरियड हो, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती हैं एट अ ग्रेटर रेट एंड सेल्स एक्सपेंड मोर एनर्जी फॉर द ग्रोथ। सो द बॉडी नीड्स फूड दैट कंटेन मोर एनर्जी। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 13 to 15, यानी जो स्टार्टिंग यंगर एज हैं 13 to 15 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं, सो उनको बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट देन एडल्ट्स। सिमिलरली चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम चाहिए होते हैं बोन की डेवलपमेंट्स के लिए, आयरन चाहिए होते हैं ग्रोइंग बोन्स के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए रिस्पेक्टिवली। यानी कैल्शियम और आयरन की वो सारे सोर्सेज यूज़ करने चाहिए जिसमें से कैल्शियम और आयरन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो। सेकंड नंबर है रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट विद जेंडर। जेंडर के साथ क्या रिलेशनशिप है? वुमेन हैव कंपैरेटिवली लोअर मेटाबॉलिक रेट देन मेन। मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो वुमेन में कम होता है एज कम्पेयर टू मैन ऑफ द सेम एज एंड वेट। सो मैन नीड्स फूड दैट प्रोवाइड मोर एनर्जी। तो इसी वजह से मेंस या मेल जेंडर्स होते हैं उसको फूड की ज़रूरत होती है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड नंबर जो है वो है रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट विद एक्टिविटी। पीपल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड वेरिड नेचर ऑफ वर्क। अ मैन विद सेडेंटरी हैबिट्स does not require as much energy as the man who remains physically active for most of the day. अच्छा, अब वो लोग जिनका डिफरेंट हेयर स्टाइल्स लाइफ स्टाइल्स होते हैं और जिनकी नेचर ऑफ वर्क जो होते हैं वो वेरी करते हैं, सो इस पर भी डिपेंड करता है आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स।
वो लोग जो कि सेडेंट्री हैबिट्स होते हैं उनके कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनको इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दैट वन जो कि फ़िज़िकली एक्टिव होते हैं, जो कि जिनका काम ऐसा होता है जिसमें से फ़िज़िकली वो फ़िज़िकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें फ़िज़िकली एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। नीचे टेबल है, इस टेबल में जो है दिखाए गए हैं कि डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, प्रोटीन्स और फीड्स। परसेंटेज ऑफ डेली डाइट, डेली आपको कार्बोहाइड्रेट 45 to 65% लेना चाहिए, प्रोटीन जो है वो 10 to 15%, फीड जो है वो 20 to 35%। फिर मेल जो है जिनकी 80 kg वेट है, सेडेंट्री एक्टिविटीज़ वो पर हैबिट्स हैं, सो उसकी रेंज जो है कार्बोहाइड्रेट 264 to 382 ग्राम, 58 to 88 ग्राम एंड 54 to 95 ग्राम फीड्स उनके लिए रिक्वायर्ड है। फिर वो मेल जो कि 80 kg उनका वेट है और जो कि एक्टिव होते हैं, फिज़िकली एक्टिव होते हैं, सो उसका रेंज है 344 to 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 76 to 115 ग्राम प्रोटीन्स और 70 to 123 ग्राम फीड्स। फीमेल जिनकी वेट जो है वो 65 kg हैं और वो सेडेंट्री हैबिट्स उनकी हैं, सो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट 215 to 310 ग्राम, 48 to 72 प्रोटीन्स एंड 44 to 77 फीड्स जो हैं उनके लिए रिक्वायर्ड हैं। वो फीमेल जो कि एक्टिव्स होते हैं तो उनके लिए 280 to 4 और 104 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 62 to 93 ग्राम प्रोटीन्स और 57 to 100 ग्राम फीड्स। सो दिस इज़ द रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फीड्स फॉर एडल्ट, यानी एडल्ट में मेल और फीमेल के लिए कितने परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितने परसेंटेज में प्रोटीन उनको रिक्वायर्ड है और किस परसेंटेज में फीड्स उनको रिक्वायर्ड है। सो दिस इज़ अ रफली टेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फीड्स। सो इन टुडेज़ क्लास हमने जो है चैप्टर नंबर 8 का मिड नंबर पोर्शन जो कि मिनरल्स से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने डाइटरी फाइबर्स पढ़े, बैलेंस डाइट का टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें से रिलेशनशिप पढ़ा जेंडर, एज और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाफ चैप्टर। रिमेनिंग जो चैप्टर रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।